दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज एक नया टॉपिक है, नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास 11 वालों के लिए। पेपर के हिसाब से देखा जाए तभी अभी कितना बहुत टॉपिक ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें आज जो बताने वाले हैं बहुत यह एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और आप लोग को जानना भी ज़रूरी है। तो वीडियो को अगर यदि बीच में मिस करते हैं तो समझिए पूरा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यह आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोग एनसीईआरटी बुक से यह टॉपिक लिया गया है। अध्याय 13 का हुआ केल्विन चक्र क्या है, ठीक है ना। आइए दोस्तों, आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे केल्विन चक्र क्या होता है, इसके बारे में विस्तार से पूरा फुल डिटेल्स जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। सर्वप्रथम हम जानते हैं केल्विन चक्र की परिभाषा क्या होती है, केल्विन चक्र किसे कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए केल्विन चक्र ये बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है ना। तो केल्विन चक्र की परिभाषा यदि पूछे तो लिख लीजिए, उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। उन सारे जितने पौधे हैं आपकी इस पृथ्वी पे, जितने पौधे आपको दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए कि अब जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ का यदि पौधे छोटे या बड़े पेड़ जो भी दिखाई देते हैं, अगर वो प्रकाश की संश्लेषण की प्रक्रिया वो करते हैं तो समझिए वो केल्विन चक्र होता है। अब ये चीज़ मैं समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बैक साइड यानी पीछे लेकर के चलता हूँ। मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ, पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा कि जिस प्रकार जो मानव की जो चक्र चलता है, जो मानव चक्र चलता है या पादप चक्र चलता है, ठीक है ना। ये एकांतर पीढ़ी जो होता है क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा या पढ़ाया गया होगा। अगर यदि नहीं पढ़े हैं तो उसमें कभी जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। उसमें बताया है कि एकांतर पीढ़ी किसे कहते हैं और किस प्रकार वह चलता है। तो ठीक वही प्रक्रिया, वही प्रोसेस इसमें चलता है केल्विन चक्र में, ठीक है ना। तो उन सभी पौधों में होता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो परिभाषा ये आपकी क्लियर हो गया। परिभाषा एकदम छोटा सा है, बस एक बार देखिए याद हो गया। वो सभी पौधे, ठीक है ना, उन सभी पौधों में केल्विन चक्र की प्रक्रिया चलती है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पूर्ण होती है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। केल्विन चक्र को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे दोस्तों। केल्विन को कितने भागों में बांटा गया? तीन भाग में, क्योंकि मैंने 3 भाग में इसलिए आप लोग को अलग कर दिया हूं ताकि समझने में एकदम आसान हो जाएगा और थोड़ा भी घबराने की जरूरत नहीं। देखिए सर्वप्रथम क्या है, कार्बोक्लेक्शन है, ठीक है ना। दूसरे में अवकरण है, तीसरे में पुनर्द्रवण है, ठीक है ना। एक ये तो आप लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। पुनर्द्रवण का मतलब क्या होता है, इसका पुनर्विभाजन कर देना। अवकरण क्या करना, उसमें किसी का 2 तत्वों का मिलने से अवकरण का कार्य होता है। और कार्बोक्लेक्शन का काम होता है वहां पर क्या होता है कि तो रिलीज होना या तो वहां पे समाप्त हो जाना। आइए जानते हैं विस्तार से। कार्बोक्लेक्शन का मतलब होता है कि CO2 राइबोलोज 1 से 5 अणु, ठीक है ना, जब अणु की संख्या होती है बिस्फेक्ट्स के योग से क्या करता है, बनता है। मान लीजिए कि कोई यहाँ पर 1 है, फिर +1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए कितना बन गया? 2 बन गया ना। अगर यहाँ पर मानिए कि 3 है और यहाँ पर मान लीजिए कि 2 है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना बन गया? 5। इसे क्या कहते हैं? कार्बोक्लेक्शन के नाम से जानते हैं। इसलिए सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। तो कार्बोक्लेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक अणु है और 5 अणु के साथ संयोग करता है तो दोनों मिलने के बाद बिस्फॉस्फेट का क्या करेगा? निर्माण करता है, ठीक है ना। यानी वो शर्करा का काम करेगा और उसमें क्या करेगा? शर्करा जब बनाएगा तो प्रत्येक भाग में हो जाएगा और प्रत्येक भाग में जाएगा तो उसके आगे वाली जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगी। तो इतना समझिएगा। राइबोलोज जो होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये राइबोलोज की प्रक्रिया है। इसमें 1 से 5 तक है और बिस्फॉस्फेट का इसमें निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से चलना प्रारंभ होगा। अब यहाँ से चलना प्रारंभ होगा तो पहले स्टेप हम कहाँ जाएंगे उसके बारे में जानिए। तो ये कार्बोक्लेक्शन का मतलब होता है 1 से और 5 के बीच में से क्या होता है? बिस्फॉस्फेट का क्या होता है? निर्माण होता है। दूसरे में देखिए अवकरण, यानी पहले वाला कार्बोक्लेक्शन किसके द्वारा होता है, थोड़ा अभी भी जान लीजिए। ये हमारा क्या है? वातावरण है। ये वातावरण से हमको क्या मिलता है? वातावरण CO2 मिलता है और जल मिलता है। मान लीजिए बारिश हुआ तो जल मिल गया, CO2 भी वातावरण से ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? वातावरण से क्या मिल गया? CO2 + H2O मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला हमको। अब इसके दोनों मिलने से क्या बनता है? कार्बोक्लेक्शन का निर्माण होता है। अब किसी में मान लीजिए कि 1 होगा तो 2 हो गया। अगर किसी में मान लीजिए 3 होगा अणुओं की संख्या तो किसी में 2 हो सकता है, तो दोनों को मिलने से 5 बन गया। यही कार्बोक्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। आई होप कार्बोक्लेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों इस वाले पार्ट्स पे, अब दूसरे वाले पार्ट में चलते हैं अवकरण। यहाँ पर अवकरण लिखे हैं और यहाँ पर अवकाश लिखे हैं। घबराने की बात नहीं, अवकरण अवकाश दोनों एक ही है, ठीक है ना। तो अवकरण को अवकाश भी कह सकते हैं और अवकाश को अवकरण के नाम से भी जानते हैं। चलिए
इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो भाग होता है वो निर्माण होता है प्रकाश रासायनिक ग्राही तथा NADPH के मदद से होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है किसके द्वारा होता है, NADPH के द्वारा, NADPH के द्वारा, यानी इसके मदद से ही होता है। तो NADPH जो होता है वो किस पर निर्भर रहता है, जल पर निर्भर रहता है, ठीक है ना, जल पर और ऑक्सीजन के बाहरी पर्यावरण पर क्या करता है, वो निर्भर रहता है। तो जल यहाँ से हमारा मिल ही रहा है और CO2 इधर से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो निर्माण करता है यहाँ पर दूसरे नंबर पर देखिएगा ये वाला पार्ट्स ATP प्लस, ATP तो सब में होता है, हम लोगों में ATP आ जाता है। ATP 3 प्रकार के होते हैं, बता दिए हैं बहुत पहले है, अगर यदि नहीं आप लोग जानते हैं तो मेरे वीडियो को में जा करके देख लीजिए ATP कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ATP जो होता है 3 प्रकार का होता है और यहाँ पर जो ATP प्लस NADPH के मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ADP प्लस NDPH और यहाँ पर IP प्लस, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इन तीनों के संयोग से ये बनने वाला क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर सिर्फ ATP प्लस NDPH बनता है तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ठीक है ना, कोई एक ही बनता है। लेकिन यहाँ पर एक और नया जुड़ता है ADP, यानी ATP में तो 2 मिल गए, ATP और NDPH बने तब जाकर कार्बोहाइड्रेट बना। लेकिन यहाँ पर जब दोनों मिलेंगे तो एक नया ऐड हो जाएगा IP और ADPH, यानी ADP एडोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना, एडोसिन डाइफॉस्फेट होता है। तो ATP की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ATP की जगह पर आपका ADP आ जाएगा और इसके साथ IP जुड़ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर NDPH, यानी ये वाला परिवर्तन थोड़ा सा हो जाएगा। तो ADP प्लस IP प्लस NDPH को मिलने से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो अवकरण उसे कहा जाता है, अवकाश कहा जाता है, ठीक है ना। आने का अवकाश का मतलब क्या, आने के बाद उसमें समा जाना, ठीक है ना। इधर से जब ये दोनों आता है तो इसमें आकर क्या होता है, समा जाता है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया। लेकिन इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है, प्रकाश का होना सबसे आवश्यक है, यानी प्रकाश का होना सबसे क्या है, जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो इसका निर्माण नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं अब तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर हमारा क्या है, पुनर्द्रवण। अब इसमें समझिएगा, इसमें क्या होता था कार्बोक्सिलेशन में, इस CO2 का क्या हुआ, रेगुलेस के साथ में संयोग बना और यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका अगर यदि मान लीजिए कि अलग हो गया, निकल गया यहाँ से, तो फिर CO2 राइबोलोज में यहाँ पर क्या इसका पूरा निर्माण हो गया। यानी कहने का मतलब यह प्रक्रिया चलते रहेगी। अब देखिए यहाँ पर इसकी क्या, एक तरफ समझिए क्या गया, निकल गया CO2 यहाँ से, क्या हो गया, निकल गया। तो CO2 यहाँ से निकल गया तो इस पुनर्द्रवण या तीसरे वाला स्थान में यहाँ पर आप लोग देखिएगा फिर ADP, यानी ATP से क्या हो गया, ADP का निर्माण हो गया, ठीक है ना। ATP से क्या हो गया, ATP का निर्माण हो गया। और यहाँ पर पुनर्द्रवण में क्या होता है, CO2 राइबोलोज 1 से 5 बिसफॉस्फेट का पुनः निर्माण हो जाना। यानी बिसफॉस्फेट जो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से योग करता है और यहाँ से पुनः खर्च हो जाता है। यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, खर्च होता है, खर्च होने के बाद पूरा क्या होता है, फिर से निर्माण करता है। यानी समझने के लिए एक छोटा सा फंडा आपको सिखा रहे हैं कि यहाँ से देखिए, यहाँ से चलना क्या होता है, प्रारंभ होता है। तो वातावरण से हमको क्या मिला, CO2 प्लस H2O मिला और मिलने के बाद कार्बोक्सिलेशन में क्या बनता है, बिसफॉस्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है कार्बोक्सिलेशन में, ठीक है ना। यानी राइबोलोज की संख्या 1 से 5 के बीच में होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट में इसका क्या होता है, जो ऊर्जा बनता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है यहाँ पर। यानी इस ऊर्जा को जब अवकरण में आता है तो यह ऊर्जा वहां पर क्या होती है, खर्च हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। तो पुनः फिर प्रक्रिया कहाँ पर आकर पुनर्द्रवण में फिर प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी CO2 का फिर क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यानी सबसे इसमें देखा जाए तो CO2 का क्या हानि हो रहा है तो फिर से वो निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि यहाँ से देखिए एक चक्र समझ लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, चलते चलते फिर यहाँ पर आया, तो फिर यहाँ पर जब आया तो यहाँ से फिर B नंबर बिंदु पर आया, B से फिर C पर गया, C से फिर कहाँ, A पर आया। यानी यह प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो कहने का मतलब जीवों में जो होता है ठीक उसी प्रकार ये प्रक्रिया के चक्र है। यहाँ पर स्टार्ट होगा तो फिर यहाँ पर आकर खर्च होगा, फिर जब यहाँ पर खर्च होगा तो यहाँ पर आकर समाप्त हो जाएगा, जब यहाँ पर समाप्त हो जाएगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यानी केल्विन चक्र कहने का मतलब ये है कि जो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उनमें जो बिसफॉस्फेट की जो कार्य है वह स्टार्ट होती है, यानी वातावरण से, और फिर आकर को वातावरण पर ही मिल जाती है। फिर वहां से स्टार्ट होगी, फिर खर्च होगी, फिर समाप्त हो जाएगी और फिर वहां से बनना प्रारंभ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो यहाँ से और यहाँ के बीच में जो खत्म हुआ है, यहाँ से बनकर यहाँ पर जो समाप्त हो गया है
और फिर आकर के यहाँ पर तीसरे पुनर्दो भवन में क्या हो जाएगा, CO2 का निर्माण हो जाएगा। यानी CO2 का निर्माण हो जाएगा तो फिर वातावरण में चला जाएगा, फिर वातावरण से आएगा तो फिर कार्बन कलेक्शन में आएगा, फिर अवकरण में आएगा, फिर यहाँ पर खर्च होगा, फिर पुनर्दो भवन में जाएगा, फिर वहाँ से विभाजन होगा तो फिर वहाँ से क्या हो जाएगा, फिर उसका CO2 का निर्माण हो जाएगा। तो दोस्तों यही है केल्विन चक्र, ज़्यादा कोई हार्डली नहीं, बस आप थोड़ा सा समझिए ध्यान से, एकदम ईजी प्रोसेस है केल्विन चक्र समझना और इसमें पूछना। इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स में रख दिया ताकि तीनों का यहाँ पर हमने लिख दिया। अब तीनों का आप लोग समझ लिए एकदम ईजी। ये समझिए कि जो डायग्राम है इस डायग्राम को समझने में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ CO2 को इस पर ध्यान में रखना। आई होप कि दोस्तों ये कौन सा आप लोगों को पूरा केल्विन चक्र समझ में आ गया, केल्विन चक्र कैसा है, किस तरह का है, उसके बारे में पूरा आप लोग जानकारी प्राप्त किए हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर यदि आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्यथा आपकी मर्जी है जो कीजिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही जानेंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।